Welcome students to Avian IAS. I am Dr. Mohammad Zia and this is our Indian economy class. In the last few videos we have talked about GDP, and from GDP now I am directly taking you to the very next topic and the most important topic when we consider economy. Though from examination perspective you know that monetary policy is going to play a very important role in your examination, even if you have to understand the banking system as such, then also monetary policy is very critical, also the fiscal policy. But the center to everything is what we are going to study today, and that is money. First let us understand money, then we will move on to what monetary policy is. अगर हम बहुत ही बेसिक डेफिनेशन के पे जाएं, मनी की बहुत ही बेसिक डेफिनेशन पे जाएं, तो उसका मतलब होता है एनीथिंग दैट सेटिस्फाइड ह्यूमन वांट्स, एनीथिंग दैट सेटिस्फाइज ह्यूमन वांट्स इज मनी. नाउ अब हमें पैसा क्यों चाहिए होता है, अब ये मनी क्या कर रहा है, इसमें एग्जैक्टली व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक of money. And if before moving on to that, let us see the history. Like nowadays what we are using is the paper currency or the plastic money, but this was not the case from the beginning of civilization. Obviously exchange of goods and materials, and in exchange of that giving a value has always been the part of the human civilization. But हम अगर यहाँ की बात करें तो जो शुरुआत होती है, जब सिविलाइजेशन की शुरुआत होती है, तो शुरुआत में पैसे का एज सच कंसेप्ट नहीं था. तो पैसे का कंसेप्ट नहीं था तो क्या था, barter system. So the part was barter system. Now what was this barter system? Barter system means goods in exchange of goods. For example, I am a cultivator of wheat, I need rice in exchange, so I'll go to you, and you as an individual, you are cultivating rice, so I will approach you, I'll say, okay, I want wheat, I will give you wheat, you give me rice, and the transaction is done. But there were certain problems that are associated with the barter system. For example, and the foremost problem here is double कोइंसिडेंस ऑफ वांट. फॉर एग्जाम्पल मैं आपके पास आया और मैंने कहा मुझे आपके पास राइस है, मुझे राइस चाहिए, मेरे पास गेहूं है, मैं इसके बदले में आपको गेहूं दूंगा, लेकिन आपको गेहूं नहीं चाहिए, यू डोंट वांट व्हीट. अब इस ट्रांजैक्शन को रियलाइज होने के लिए, मतलब क्योंकि मेरे पास सिर्फ गेहूं है और मुझे राइस की ज़रूरत है, तो इस ट्रांजैक्शन को रियलाइज होने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जिसके पास राइस हो और वो उसे देना चाहता हो और उसके बदले वो व्हीट ही चाहता हो. फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास राइस है और आप कहोगे नहीं, हमें राइस के बदले हमें व्हीट नहीं चाहिए, आई वांट पल्सेस, देन द ट्रांजैक्शन दैट आई वांट कुड नॉट बी मटेरियलाइज, कुड नॉट बी रियलाइज. सो ये एक प्रॉब्लम था. दूसरा प्रॉब्लम था जो सर्च. अब इस चीज़ के लिए क्या करना होगा, मुझे ढूंढना होगा कि भैया कोई एक ऐसा इंसान हो, तो आई विल गो टू यू, आई विल गो टू अनदर पर्सन, आई विल गो टू थर्ड पर्सन, एंड आई विल से यू वांट दिस, यू वांट दिस, यू वांट दिस. अब क्या हो रहा है, जिसकी वजह से मेरा मूवमेंट या कहो तो सर्च कॉस्ट या कहो तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी है वो जो बढ़ रहा है. तो ये एक प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम में. और कई बार डिविजिबिलिटी की प्रॉब्लम आ जाती थी कि एक साथ उसमें मैं लेके घूम रहा हूँ, जो है आपको वीट तो चाहिए लेकिन मेरे पास 1 क्विंटल वीट है, आपको 1 क्विंटल वीट नहीं चाहिए, आपको सिर्फ जो है 50 किलो वीट चाहिए. नाउ इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रियलाइज द ट्रांजैक्शन. सो दिस वाज सर्टेन problems that were associated with the barter system, and then came the concept of money. कि कोई एक ऐसी चीज़ देखी जाए, कोई एक ऐसी चीज़ बनाई जाए इस चीज़ की इन सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए, जिससे कि
हमारा उसके अंदर वैल्यू हो, वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन जाए और वो सबको एक्सेप्टेबल हो, और इसी से धीरे धीरे जो है पैसे का इजाद हुआ, पैसे जो है वो प्रचलन में आया, इट केम इनटू एग्जिस्टेंस। एंड इफ यू टॉक अबाउट फंक्शंस ऑफ मनी, नाउ इफ यू टॉक अबाउट फंक्शंस ऑफ मनी, फंक्शंस ऑफ मनी में सबसे पहले क्या होता है कि इट इज़ अ मेजर ऑफ वैल्यू। अब मैंने आपको दिखाया 100 रुपये। जब आप 100 रुपये कहते हो तो वो पैसा क्या कर रहा है, वो किसी भी, जैसे कहा कि इस मार्कर के लेट्स से कीमत है 10 रुपये, तो इसने, इस पैसे ने क्या किया, इसकी कीमत तो बताई, लेकिन इसकी कीमत को एक मेजर भी दिया कि हम कीमत को किस में नापते हैं। जैसे हम डिस्टेंस को मीटर में या किलोमीटर में या सेंटीमीटर में, इन चीज़ों में नापते हैं या हम वज़न के लिए हमारे पास एक मेजर है ग्राम, किलोग्राम, सो ऑन। वैसे ही किसी भी चीज़ की वैल्यू को मेजर करने के लिए हमने क्या स्टैंडर्ड माना, मनी इज़ दी मेजर ऑफ वैल्यू। दूसरा, सो इट इज़ नंबर 1 measure of value. Number 2, it is a medium of exchange. It is a medium of exchange. Medium of exchange का क्या मतलब होता है कि जो हमने कहा था उस वक्त डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की जो बात हमने बार्टर सिस्टम के प्रॉब्लम में की थी, कि वहां पे अब आपके पास वो चीज़ हो, आपको वो चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए, डजेंट मैटर। आपको गेहूं चाहिए, मुझे राइस चाहिए, वेल एंड गुड, आई विल गो, आई विल परचेज, आई विल गिव यू मनी, आई विल गिव यू मनी और आई विल टेक राइस। आप उस पैसे को ले जाइए और गेहूं खरीद लीजिए। तो क्या हुआ, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक चीज़ को पाने के लिए, एक चीज़ को लेने के लिए क्या हुआ, इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज टू डू व्हाट, परचेज एंड सेल। टू डू व्हाट, परचेज एंड सेल। इसके अलावा जो है स्टोर ऑफ वैल्यू है। स्टोर ऑफ वैल्यू का क्या मतलब होता है, स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब होता है जैसे 2000 रुपए का नोट है। अब उस 2000 रुपए के नोट के अंदर बेसिक उसकी वैल्यू क्या है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो है 1 रुपए के 2000, 1 रुपए के जो सिक्का आता है उसके 2000 सिक्के जब आप कंबाइन करोगे तो वो उतना सारा वॉल्यूम, उतना सारा वैल्यू जो है वो 2000 रुपए कहलाएगा। बेसिक मतलब ये होता है। लेकिन जो हम पेपर करेंसी की बात करते हैं या जो हम टोकन करेंसी की बात करते हैं, वहां पे क्या हुआ, उन सब की वैल्यू को क्या किया गया, स्टोर कर दिया गया। उन सब की वैल्यू को क्या किया गया, स्टोर कर दिया गया। किसमें, उस कागज के टुकड़े में जिसको हम 2000 रुपए का नोट कहते हैं। उसके पास वो पावर आती है, उसके पास वो स्ट्रेंथ आती है। फाइन, नो डाउट। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो इट इज यूज्ड एज अ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। अब मुझे आपको कुछ वैल्यू ट्रांसफर करनी है तो कैसे करेंगे, या आपको हमें कुछ वैल्यू ट्रांसफर करनी है तो आप कैसे करेंगे, यू जस्ट ट्रांसफर द अमाउंट ऑफ मनी, विल जस्ट ट्रांसफर द अमाउंट ऑफ मनी। तो ये क्या होता है, पैसे का काम। सो दिस वाज द वेरी बेसिक। अब आप देखोगे कि पहले स्टार्टिंग में बार्टर सिस्टम था, उसके बाद जो है मेटेलिक करेंसी, कॉइनेज का सिस्टम आता है, उसके बाद जो है हम पेपर करेंसी की तरफ बढ़ते हैं, प्लास्टिक करेंसी की तरफ बढ़ते हैं, हम डिजिटल मनी की आज के टाइम पे बात कर रहे हैं। अब तो हम वो भी नहीं करते, मतलब अब तो हम फिजिकल ट्रांजैक्शन की बात नहीं कर रहे, हम तो कॉन्टैक्टलेस पेमेंट की बात कर रहे हैं। जस्ट आप अपना QR कोड स्कैन करिए और वो वैल्यू ट्रांसफ़र हो जाती है। क्रिप्टो करेंसी नई चीज़ है, अलग चीज़ है। ये हम किसी और वीडियो में क्रिप्टो करेंसी पे हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें हम उसकी डिटेल्स, दैट विल बी हैविंग 2 पार्ट्स। उसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट क्या है और उसका टेक्निकल एस्पेक्ट क्या है। तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट आई विल टेल यू व्हाट एग्जैक्टली दैट होल स्टफ इज, एंड ऑल्सो वी विल ट्राई टू डिस्कस द टेक्निकल डिटेल्स ऑफ द क्रिप्टो करेंसी। सो इस तरीके से मनी इवॉल्व हुई। अब सवाल ये है कि I'm an individual. Why do I need money? हमें पैसे की ज़रूरत क्यों है? और हम इकोनॉमिक्स में जानते हैं कि we have this idea of what to call everything comes at the end की डिमांड और सप्लाई। और किसी भी
चीज़ की डिमांड और सप्लाई जो है वही एक्चुअल में उसके बैलेंस को, उसकी वैल्यू को, उसके प्राइस को, उसके जो भी आप कह लो उसको डिसाइड क्या करती है, किसी भी चीज़ की डिमांड और सप्लाई। तो अगर इकोनॉमी को बैलेंस रखना है तो ये जो मनी की डिमांड और सप्लाई है, ये जो मनी की डिमांड और सप्लाई है, इसके बीच बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। सो मनी के भी दो साइड हैं। वी हैव डिमांड साइड, वी हैव द सप्लाई साइड। अब सवाल यह है कि किसी भी इंसान को पैसे की जरूरत क्यों है, मैं पैसे की डिमांड क्यों करूंगा, क्या पर्पस हो सकता है, क्या मोटिव हो सकता है। तो कीन्स ने, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, कीन्स ने एक बड़ा अच्छा वो दिया, क्लासिफिकेशन दिया कि इंसान को, मैन इज एन rational and an economic person, so for that he requires money, and that money is required for three purposes: transaction motive, precautionary motive, and speculative motive. There are three motives, there are three ways for which a person will demand, an individual will demand the money: transaction motive, precautionary motive and speculative motive. When we are saying transaction motive, हमारा जो रोज का लेन देन होता है, हमें उसके लिए पैसे की ज़रूरत होती है तो हम पैसे की डिमांड करते हैं। फिर आता है precautionary motive, वो हम क्यों करते हैं, भाई इमरजेंसी, हमारा घर में हमेशा एक, आई डोंट नो अबाउट अदर्स बट यहाँ घर में थोड़ा सा पैसा जो है इंसान हमेशा रखता है कि वो इमरजेंसी के लिए अपने पॉकेट में, कुछ वॉलेट में कहीं छुपा के रखता है कि एटलीस्ट यू कैन काउंटर द इमरजेंसी सिचुएशन। सो ये प्रिकॉशनरी मोटिव। स्पेकुलेटिव मोटिव कि फ्यूचर में जो मान लो आज गोल्ड का रेट एकदम से फ्यूचर में कम हो गया, तो हो सकता है कम हो जाए, मैं इसके लिए पैसा बचा कर रखूँगा कि जब जो है फ्यूचर में गोल्ड का रेट कम होगा मैं उसे ख़रीद लूँगा, और उसके बाद कभी जब उसका रेट बढ़ेगा तो मैं उसको बेच के अपना प्रॉफिट जनरेट करूंगा। तो स्पेकुलेटिव मोटिव। नाउ these are the three motives, these are three purpose for which we need money. सप्लाई की अगर बात करें, अब सप्लाई कहाँ से आ रही है, बैंकिंग सिस्टम के जरिए आ रही है। तो ये दिस सप्लाई इज कमिंग थ्रू व्हाट, बैंक्स के जरिए ये सप्लाई आ रही है। और हम बैंक किसे कहेंगे, हम बैंक कहेंगे उसे जो ये दो काम करता हो, एक एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, दूसरा इम्पार्टिंग लोन्स। It is talking about two things. Number one is accepting deposits and second it is imparting loans. Now deposits जो बैंक लेता है या जो हम बैंक में जाकर डिपॉजिट करते हैं वो दो तरीके का होता है। पहला होता है टाइम डिपॉजिट एंड सेकेंड होता है डिमांड डिपॉजिट। तो ये जो डिपॉजिट्स होते हैं बैंक के अंदर, ये कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं। एक होता है टाइम डिपॉजिट, एक होता है डिमांड डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट का मतलब जहाँ पे एलिमेंट ऑफ टाइम इन्वॉल्व है, कि जब मैंने उसमें पैसा डिपॉजिट किया था, जब मैंने उस बैंक में पैसा डिपॉजिट किया था तो क्या किया, भैया आई विल टेक इट आफ्टर 3 years, आई विल टेक इट आफ्टर 5 years, आई विल टेक इट आफ्टर 10 years। द बेस्ट एग्जाम्पल टू दिस इज योर फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट। इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो क्या हो जाती हैं, क्या कहलाती हैं, वो टाइम डिपॉजिट का हिस्सा है। दूसरा डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट कि जब भी मैंने पैसा तो जमा किया है लेकिन आपको वो पैसा कब देना पड़ेगा, जब भी मैं आपसे डिमांड करूं। whenever I will ask, whenever I will demand that yes you give me this money, this much amount of money from the amount that I have deposited in your bank, so you have to, the bank has to give. For example, savings accounts, करंट अकाउंट, इस तरीके के जो डिपॉजिट्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं,
डिमांड डिपॉजिट, फॉर एग्जांपल आप एटीएम यूज करते हो, आप जब एटीएम जाते हो तो आप डिजिटली क्या कर रहे हो, डिजिटली अपनी डिमांड को जो है दे रहे हो कि आप हम वी आर डिमांडिंग डिजिटली कि यस दिस इज माय वेरिफिकेशन कार्ड एंड काइंडली गिव मी दिस मच मनी फ्रॉम माय बैंक अकाउंट। एंड सेकेंड जॉब जो बैंक के पास होता है वो कहलाता है दैट इज इम्पार्टिंग लोन्स। जब ये दोनों काम एक साथ होते हैं हम उसे क्या कहते हैं, बैंक। कई बार कोई बहुत सारी ऐसी फाइनेंशियल एजेंसीज हैं जो इनमें से कोई एक काम कर रही होती हैं, ठीक है, जैसे इम्पार्टिंग लोन्स बहुत सारे ऐसे हैं सिर्फ इम्पार्टिंग लोन्स हैं तो हम उन्हें कहते हैं NBFC, दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। हम उन पर बाद में आएंगे। नाउ हम जो भी हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, जो भी अमाउंट हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, दैट इज ऑल दैट इज अ लायबिलिटी ओवर द बैंक। वो बैंक के ऊपर लायबिलिटी है, वो बैंक को वापस करना है, तो वो बैंक का एसेट में नहीं आता। जैसे हम किसी भी कंपनी में जो कॉमर्स से रिलेटेड होंगे वो ज़्यादा बेहतर इसे समझेंगे, लेकिन फिर भी जब हम किसी कंपनी को या किसी भी इंडिविजुअल को देखते हैं तो हम दो चीज़ें देखते हैं फाइनेंशियली, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ को समझने के लिए। पहला कि उसके एसेट्स कितने हैं, उसके लायबिलिटीज़ कितनी है। एसेट ज़्यादा है, लायबिलिटीज़ कम है, तो हम बोलते हैं कि वो फाइनेंशियल हेल्थ इज गुड, कंपनीज इन प्रॉफिट, एंड अदरवाइज विल से कि नहीं द कंपनी इज इनकरिंग लॉसेस। सो वॉट एवर दिस डिपॉजिट्स आर, दे आर टर्म्ड एज टाइम एंड डिमांड liabilities. They are termed as time and demand liability. Now what is this time and demand liability? Is the total of this. मतलब ये दोनों जो बैंक को वापस करना है। फाइन। सो इसी बेसिस पे हमने मनी का एक क्लासिफिकेशन कर रखा है, विच वेयर वी क्लासीफाई मनी डिपेंडिंग ऑन, इन इंडियन कंटेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट, डिपेंडिंग ऑन हाउ द मनी इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी। अब इसको भी तो देखना पड़ेगा ना कि पूरी इकोनॉमी के अंदर सप्लाई कितना है, ये भी देखना जरूरी है कि पूरे इकोनॉमी में सप्लाई कितना है। क्या आप सिर्फ उस पैसे को गिनोगे जो कि टाइम एंड डिमांड लायबिलिटी है, या उस पैसे को भी गिनोगे जो करेंसी जो है जो पब्लिक के पास है, या एक बैंक ने दूसरे बैंक में जो है वो डिपॉजिट कर दिया है आप उसको काउंट करोगे या नहीं करोगे, या हमारे आप इंडिया में देखोगे तो पोस्ट ऑफिस में भी पैसे जमा होते हैं, हम उनको काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे। सो इस चीज़ को क्लासीफाई करने के लिए हमने क्या किया है, मनी को, जो सप्लाई ऑफ मनी के कंटेक्स्ट में 4 तरीके में डिवाइड कर दिया है, M1, M2, M3, M4. When we are talking about these, so you just have to remember few things here. Okay. So जब हम M1 की बात करते हैं, तो हम M1 का मतलब होता है currency and coins with public plus demand deposits, not time deposits, plus just हम इसमें क्या इंक्लूड करते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स। मीन्स M1 का मतलब होता है करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, जो आपकी जेब में है, वैसे ही हर किसी की जेब में इस वक्त कुछ पैसा होगा, वो पैसा, और डिमांड डिपॉजिट यानी कि जो भी उन्होंने सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में जमा कर रखा है वो पैसा। M2 का मतलब होता है M1 प्लस डिपॉजिट्स इन पोस्ट ऑफिस। M2 का क्या मतलब होता है कि करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस। M3, अब एक उसके अगले लेवल पे चले जाते हैं। M3 का मतलब होता है
M1 plus time deposits. So if we expand this, this is currency and coins with public plus demand deposit plus time deposit, and that will be termed as M3. M4 का मतलब होता है M3 plus post office deposits. M3 plus post office deposits. So this is the classification of money. यहाँ पे एक phenomena और आता है which is related to money, and that is liquidity. In simple words, अगर हम liquidity को समझें तो liquidity means कितनी जल्दी कोई भी एसेट जो है वो कन्वर्ट हो सकता है किसमें, कैश में। अब अगर आप इनमें देखोगे तो सबसे ज़्यादा लिक्विड ये है, सबसे जल्दी ये कन्वर्ट होगा। ऑब्वियसली टाइम डिपॉजिट जो है वो उसको टाइम लगेगा, डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस को भी आप इंक्लूड कर लोगे, लेकिन व्हाट इज द मोस्ट रैपिडली कन्वर्टिंग पार्ट इज, इन सब में लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, लिक्विडिटी की अगर बात करोगे सबसे ज्यादा होगी इसकी, सबसे कम नो डाउट इसकी होगी। सो दिस इज हाउ। अगर क्वांटिटी की बात करोगे तो सबसे ज्यादा क्वांटिटी ऑफ मनी कहाँ है, सबसे ज्यादा सप्लाई अगर क्वांटिटी की बात करेंगे तो कहाँ से आ रहा है, M4 से आ रहा है। सो दिस इज अबाउट द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी. In the next video, we will talk about the creation of money and money multiplier. So I hope you like the video. Do press the subscribe button. Do give your valuable comments. I'll see you in the next video. Till then, have a great time. Thank you so much.